जब आपके एमआरआई में आपको एसीएल का टीयर दिखाया गया, बट मैंने सोचा कि नहीं कराता हूँ सर्जरी, बट डॉक्टर ने बोला कि मुझे अगर तू सर्जरी नहीं करवाएगा तो अभी के लिए तू ये लीग खेल सकता है, फ्यूचर जो फुटबॉल का वो ख़त्म हो सकता है। उसके बाद सडनली मुझे नी के साइड में इन्फेक्शन स्टार्ट होने लग गया। लाइक कब रिटर्न टू स्पोर्ट्स आए? उस टाइम पे मुझे अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल पाई थी फिजियो की। लाइक यानी कि सर्जरी तो करवा ली, लेकिन सर्जरी के बाद क्या करना चाहिए? उस टाइम पे मुझे लगता था कि जो सभी फिजियो वो सेम ही है, तो फिर मैं खेलता रहा, उससे मेरा टीयर दोबारा से बढ़ गया। फिर मैंने डॉक्टर मन्नू बोरा से आके यहाँ पे मिला, मैं उनका मैंने वीडियो देखा, यूट्यूब पे वीडियो देखा। सो हम हर एक शनिवार को हमारा एक बियॉन्ड द ब्रेस सीरीज चालू कर रहे हैं, जो डॉक्टर मनु बोरा एसीएल एक्सपर्ट चैनल पे लाइव किया जाएगा एवरी सैटरडे 6 PM। सो आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है चमन, जो कि अंडर 19 इंडिया फुटबॉल टीम प्लेयर में परफॉर्म कर चुके हैं। किसी भी इंजरी या किसी भी सर्जरी के बाद या सर्जरी से पहले आप एक एथलीट है या नॉन एथलेटिक पर्सन है, क्या डाउट्स रहते हैं, क्या क्वेरीज रहते हैं, उस इंजरी के बाद आपके मन में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, हर एक वैसे क्वेश्चंस हम हमारे साथ चमन से बात करेंगे, पूछेंगे, जो खुद एक एथलीट है और उनकी रिकवरी कैसे रही है। हेलो चमन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट बियॉन्ड द ब्रेस। आप अपना प्लीज इंट्रोडक्शन दीजिए, कैसी आपकी जर्नी रही है एसीएल सर्जरी के बाद, एसीएल इंजरी से पहले, एसीएल इंजरी के बाद, आप एक एथलीट रहे हो, इंजरी के बाद और सर्जरी से पहले कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, प्लीज अपने बारे में बताइए। मेरा नाम चमन है, मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट रोहतक से बिलोंग करता हूँ। मैं इंडिया अंडर 19 फुटबॉल टीम प्लेयर हूँ और मैं हरियाणा से 2 बारी नेशनल खेल चुका हूँ। स्टेट में मेरे 2 मेडल भी हैं। जो मेरा इंडिया कैंप है वो भुवनेश्वर में चल रहा था, उड़ीसा में। 2022 में मेरे मैच चल रहे थे, दिल्ली में मेरा मैच था। उस टाइम पे सडनली मेरा पैर ट्विस्ट हो गया था खेलते टाइम, तो उस टाइम पे मैं रेस्ट पे आ गया था। फिजियो ने मुझे रेस्ट करने को बोला था इंजरी के बाद, और मुझे आइसिंग के लिए बोला गया था। मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि एसीएल कुछ इंजरी ऐसी होती है, तो फिर मुझे उस टाइम पे कुछ नहीं पता था। तो जो मेरे फिजियो मुझे गाइड कर रहे थे आइसिंग के लिए, आइसिंग करो और रेस्ट करो, मैं वो सब कर रहा था। रेस्ट और उसमें आइसिंग से मेरा पेन खत्म हो गया था, और सडनली फिर उन्होंने मुझे दोबारा ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने के लिए बोला। बट जैसे ही मैंने प्रैक्टिस की, सडनली मुझे फिर से पेन स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद मैं 1-2 डॉक्टर के पास भी गया, जैसे दिल्ली में डॉक्टर है, रोहतक में है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे भी गया मैं। ऑर्थो डॉक्टर्स को दिखाया? ऑर्थो डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने मुझे एमआरआई के लिए सजेशन किया। तो 2022 में उन्होंने एमआरआई के लिए बोला, तो एमआरआई में मुझे एसीएल की इंजरी आई कि आपका एसीएल कंप्लीट टीयर हो चुका है और मेनिस्कस ग्रेड 2 है। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, कई डॉक्टर को सजेशन किया, उन्होंने डायरेक्ट सर्जरी के लिए बोला मुझे। फिर मैंने फिजियो को भी दिखाया, जो हमारे जो फिजियो है इंडिया टीम के फिजियो है, उनसे भी मैंने गाइड ली, जो कोचेज है उनसे भी गाइड ली। उनसे ही पूछा मैंने कि सर मेरा ऐसी ऐसी रिपोर्ट आई है एमआरआई की, और उसमें मेरा एसीएल कंप्लीट टीयर दिखा रखा है और मेनिस्कस दिखा रखा है। तो उन्होंने बोला कि अब इसका तो फाइनल सर्जरी है ऑप्शन, और तो इसका रिहैब से मतलब ऐसे होएगा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने पहली बार ही सर्जरी करवाई, सितंबर में करवाई थी, 22 सितंबर में रोहतक में। जब आपके एमआरआई में आपको एसीएल का टीयर दिखाया गया, डॉक्टर ने आपको सर्जरी सजेस्ट करी, तब आपको क्या क्वेश्चंस आ रहे थे, आपके क्या मन में डाउट थे कि आप सर्जरी के बाद खेल पाओगे, नहीं खेल पाओगे, क्या रिकवरी रहेगी, क्या डाउट्स था जब आपको डॉक्टर ने ये एक्सप्लेन किया कि नाउ यू नीड एसीएल सर्जरी? सो एज ए एथलीट आपके मन में क्या डाउट थे, क्या आप सोच रहे थे उस टाइम पे? उस टाइम पे मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चन थे। लाइक जैसे मेरा इंडिया कैंप भी चल रहा था उस टाइम पे, और उस टाइम पे मेरे एशियन चैंपियनशिप भी थी, सैफ चैंपियनशिप भी थी, बहुत टूर्नामेंट थी। बट मैंने सोचा कि नहीं कराता हूँ सर्जरी, बट डॉक्टर ने बोला कि मुझे अगर तू सर्जरी नहीं करवाएगा तो अभी के लिए तू ये लीग खेल सकता है, बट आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर के लिए तू नी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे तेरा फ्यूचर जो फुटबॉल का वो खत्म हो सकता है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि इस टाइम पे जो तेरी इंजरी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और तू लाइक अभी गेम खेलेगा तो तुझे इंजरी बढ़ सकती है, ज़्यादा नी में ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है जिससे। तो फिर मैंने कोचेज से पूछा, और जो हमारे क्लब के फिजियोज हैं, कोचेज हैं, उनसे सबसे सजेशन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो किस डॉक्टर ने बोला कि आप सर्जरी करवाओ। तो मैंने सर्जरी के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली सडनली। तो मैंने पहली सर्जरी थी जो मेरी, मैंने वो रोहतक में करवाई थी। और उस पहली सर्जरी में क्या क्या सर्जरी परफॉर्म किया गया था? सिर्फ एसीएल या एसीएल के साथ मेनिस्कस भी? हाँ, मेरा एसीएल के साथ मेनिस्कस भी था, उस टाइम पे भी ग्रेड 2 ही मेनिस्कस था, सेम रिपोर्ट आई थी मेरी, कंप्लीट टीयर और ग्रेड 2 मेनिस्कस था मेरा उस टाइम पे भी। तो उस टाइम पे मेरी एसीएल की और मेनिस्कस की सर्जरी हुई थी, जिससे मेरा एंकल से टेंडन लिया हुआ था। आपका एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए आपका एंकल से टेंडन लिया गया होगा, पेरोनियस।
तो मैम उस टाइम पे सर्जरी अच्छे से हो गया था, सब नॉर्मली हो गया था। और मुझे फिर 2 महीने का रेस्ट के लिए बोला था कि बेंडिंग और स्ट्रेट के लिए। उस टाइम पे मैं बिल्कुल ही वॉकिंग वगैरह कुछ नहीं की थी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे फिजियो के लिए सजेशन किया था, बट उस टाइम पे मेरे पास कोई अच्छा फिजियो नहीं था कि मैं अफोर्डेबल कर सकूँ कि इतना कोई अच्छा फिजियो था। मैंने जो लोकल फिजियो था उधर ही जो हमारे रोहतक में था उधर से ही ली। कितने महीने तक सर्जरी के कितने महीने तक आपने एक्सरसाइजेस किया? कब रिटर्न टू स्पोर्ट्स आए? क्या क्या कैसे कैसे किया आपने सर्जरी के बाद? उस टाइम पे मुझे अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल पाई थी फिजियो की। उस टाइम पे मुझे भी इतना पता नहीं था कि सर्जरी के बाद कि कितना प्रोटोकॉल होता है सर्जरी रिहैब का। यानी कि सर्जरी तो करवा ली, लेकिन सर्जरी के बाद क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, उसका कोई आइडिया नहीं था या कोई बताने वाला नहीं था? हाँ मैम, उस टाइम पे मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। लाइक कोई इतना अच्छा फिजियो भी नहीं मिला था। लाइक जैसे एक नॉर्मल फिजियो था उनके पास ही जाता था, मतलब प्रॉपर जो एशियल का एक्सपर्ट फिजियो होता था उनके पास नहीं गया था मैं उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ पे अच्छा फिजियो मिल सकता है मुझे। उस टाइम पे मुझे लगता था कि जो सभी फिजियो वो सेम ही है, एक ही सेम वो रहता है, प्रोटोकॉल रहता है, लेकिन बट उस टाइम पे मुझे इतना पता नहीं था। तो फिर मैंने वहाँ पे 4 से 5 महीने का रिहैब किया था। उसके बाद उन्होंने बोल दिया था कि आप खेल सकते हो, लाइक ग्राउंड पे जाके खेल सकते हो। तो आपने सर्जरी के कितने महीने बाद खेलना चालू किया? मैंने 5-6 महीने बाद खेलना स्टार्ट कर दिया था। और कितने टाइम तक खेले आप? उसके बाद मुझे लाइक जब खेल रहा था तो उसके खेलने के तुरंत बाद मेरा अच्छे से रिहैब नहीं हुआ था, इसलिए क्योंकि उन्होंने बताया नहीं था कि तुझे इतना खेलना है। टेस्ट नहीं किया गया है? हाँ, कोई टेस्ट। जैसे हर एक एक्टिविटी के लिए टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं कि हाँ ये टेस्ट करने के बाद आप रनिंग कर सकते हो। टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं रिटर्न टू स्पोर्ट्स के लिए, तो वो कुछ भी चेक नहीं किया गया था, आपको डायरेक्ट भेज दिया गया कि अभी आप गेम खेल लीजिए? मुझे डायरेक्ट बोला गया था कि आप खेल सकते हो, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया था कि किस टाइम पे कौन सी मूवमेंट कितनी करनी चाहिए। ना बैक टू स्पोर्ट्स का मेरा कोई टेस्ट हुआ था। उस टाइम पे मैंने ये गलती की थी कि मैंने खेलने में जल्दी कर दी थी, तो उस टाइम पे मेरा सडनली दोबारा से टर्न हो गया था, मेरा नी ट्विस्ट हो गया था दोबारा। कितने टाइम बाद? 6 महीने के बाद दोबारा से हो गया था मेरा। यानी कि री इंजरी हो गई थी। बट उस टाइम पे मैं खेल रहा था क्योंकि मेरी मसल जो मैंने स्ट्रेंथ की थी उसकी वजह से मुझे इतना पता नहीं लग रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे फिजियो बोल रहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चलता जा रहा है। क्योंकि वही बात है, मतलब उस टाइम पे एक्सपर्ट नहीं था कोई एशियल का कि वो बता सके मुझे। वो बोल रहा था कि ये पेन एक नॉर्मल पेन है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने मुझे गाइडेंस किया कि तू रेस्ट कर, ये कर, डॉक्टर से दोबारा से मिल, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कंटिन्यू रहो, खेलते रहो, ये पेन आना एक नॉर्मल है। तो फिर मैं खेलता रहा, उससे मेरा टीयर दोबारा से बढ़ गया। तो कितने टाइम बाद आपने एक वापस से एमआरआई कराई होगी? हाँ, वापस से टीयर को देखने के लिए। आपको कैसे पता चला कि वापस से टीयर हो गया है? उस टाइम पे मुझे पहले जैसे मुझे फील होता था कि जैसे मेरा नी निकल रहा है, जैसे सर्जरी से पहले निकलता था वैसा ही फील हो रहा था मुझे। कि जब मुझे पहले फील होता था कि मैं जैसे भाग रहा हूँ तो मेरा नी निकल रहा है, सडनली मैं टर्न कर रहा हूँ तो नी निकल रहा है। वैसे ही मैं 3-4 महीने तक मैंने इग्नोर किया, मतलब स्ट्रेंथ करता रहा। इंस्टेबिलिटी आ रही? हाँ, इंस्टेबिलिटी फिर से वो दोबारा से स्टार्ट होने लग गया था, दोबारा से स्टार्ट हुआ। नी का कंट्रोल नहीं था, आपको लग रहा था कि घुटना आगे भाग रहा है, टिबिया बोन आगे भाग रही है, नी जॉइंट का बोन का कोई भी कंट्रोल फील नहीं हो रहा था। तो उस टाइम पे मुझे फिर से जो हमारे फिजियो है उन्होंने फिर से बोला कि आप एक बार डॉक्टर को सजेशन करो। फिर मैंने डॉक्टर मन्नू बोरा से आके यहाँ पे मिला। मैं इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से मन्नू सर के बारे में जाना, तो वहाँ पे फिर मुझे विपिन सर के कॉन्टैक्ट नंबर मिला, उनसे मैंने बात की। उन्होंने मुझे बताया कि आप मन्नू सर से मिलो, जो भी है आपका उनसे एक बार सजेस्ट करो कि क्या है। तो विपिन सर ने मुझे अपॉइंटमेंट दिलाई मन्नू सर के साथ। तो मैंने मन्नू सर से बात की। तो आप समझ सकते हो कि एक प्लेयर्स के पास कई बार कॉस्टली इतनी हो जाती है कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो, मतलब आपने कंसल्ट किया लेकिन आपको सर्जरी बहुत कॉस्टली लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। मैंने मन्नू सर को भी बताया कि सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतना अफोर्डेबल कर सकूँ। तो उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी कि हमारे से जितना हो पाता है कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं हेल्प करेंगे। उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, विपिन सर ने भी बहुत हेल्प की। फिर उसके बाद मन्नू सर ने सभी टेस्ट किए मेरे लिगामेंट्स के, एमआरआई के लिए बोला उन्होंने। तो एमआरआई में सेम रिपोर्ट आई मेरी कि एशियल कंप्लीट ईयर हो चुका आपका और मनिस्कस का ग्रेड 2 आया। तो ग्राफ फेलियर, हाँ, दोबारा से आपकी इंजरी हो चुकी है, दोबारा से रीटीयर हो गया है। मैंने फिर सर को बोला कि सर आप कुछ हेल्प करो कि मैं इस टाइम पे क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि हम फिजियो भी करा सकते हैं बट कोई फ़ायदा नहीं है उसका, आपका टाइम वेस्ट होने का वो है कि एक मसल तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बट जो प्रॉपर जो इसका प्रोटोकॉल है वो सर्जरी है। प्रॉपर जो ऑप्शन है वो हाँ, जो ऑप्शन है उसका वो सर्जरी है। क्योंकि आप एक एथलीट हो, आपका हाई डिमांड नहीं है, आपको बहुत सारे मूवमेंट करने हैं, पिवटिंग शिफ्टिंग करना है, पिवटिंग कटिंग मूवमेंट करना है, हाई डिमांड नहीं है, पैक्ट एक्टिविटीज करना होता है। क्योंकि सर ने बोला कि अगर आपको बैक टू स्पोर्ट जाना है तो उसके लिए आपको सर्जरी करवाना एक अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल
पेशेंट होते तो फिर भी आपका चल जाता कि आपका मसल्स अच्छी है तो आप एडजस्ट कर सकते थे, बट आपको बैक टू स्पोर्ट्स जाना है तो आपके लिए सर्जरी बेस्ट ऑप्शन है। और मैंने कहा ठीक है सर, आप अपॉइंटमेंट दी। उन्होंने अपॉइंटमेंट दी, हमें अच्छे से ट्रीट किया, उन्होंने अच्छे से सर्जरी की। सर्जरी के बाद जो नॉर्मल मेरी सर्जरी जो पहले हुई थी उससे बहुत कम पेन हुआ था मुझे। लाइक उस टाइम पे मेरा हैंड रेड था, तो इस सेकंड सर्जरी में मेरा 25% 30% इतना ही पेन था। सर्जरी के बाद जो 1-2 दिन का पेन होता है उसमें बहुत कम था, मेरा इतना फील नहीं हुआ कि मेरा सर्जरी दोबारा से हुआ है। क्योंकि हम फ्लिप कटर का यूज़ करते हैं जिसमें बोन डैमेज कम होता है, नॉर्मल कन्वेंशनल सर्जरी नहीं करते जिसमें बहुत बड़ा स्क्रू का यूज़ होता है। सो इस वजह से उन सर्जरीज़ में, कन्वेंशनल सर्जरीज़ में जो सर्जरी परफॉर्म किया जाता है उनमें बोन डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है, साथ ही साथ आपको पेन डिस्कम्फर्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से शायद आपको इस सर्जरी के बाद कम तकलीफ हुई है या नेक्स्ट डे कम पेन डिस्कम्फर्ट रहा है। और उसके बाद फिर सर्जरी के तुरंत बाद जैसे रात सोया नहीं जाता था मुझसे रात को, कि फिर से वही थॉट्स आते के दिमाग में कि दोबारा से मैं गेम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर मुझे मनु सर फिर से मिले मुझे, कि उन्होंने अपने कैबिन में बुलाया, कि ऑफिस में बुलाया कि आप आओ। मैंने उनसे बात की, सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं दोबारा से सोच रहा हूँ कि मैं अपना गेम दोबारा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो क्योंकि एक प्लेयर के लिए दोबारा से सर्जरी होना और बैक टू स्पोर्ट्स में जाना उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कि ये सोचते सोचते कि वो दोबारा से गेम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उस लेवल तक पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर मैंने मनु सर से बात की, और आज तक मैं आपसे भी बहुत डिस्कस किया मैंने भी। तो मैं मनु सर से मिला और मनु सर की फिजियो टीम्स है उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, तो ज़्यादा मत सोचो, आप कंटिन्यू रिहैब लो हमारे पास, जो भी प्रोटोकॉल है जो भी है वो हम आपको अच्छे से कराएंगे, जो तेरा लेवल है उस पर वापस फिर से तुझे पहुंचाएंगे, जो तो इंडिया टीम में है, जो तेरा एम है उसको हम अचीव करवाएंगे जितना भी है। होल्ड ऑन चमन, सो पहले आप ये भी कंफर्म करिए कि जैसे पहली सर्जरी जो आपकी हुई थी, एसीएल और मेनिस्कस रिपेयर हुआ था, एसीएल सर्जरी रिकंस्ट्रक्शन विद मेनिस्कस रिपेयर, दोबारा जब री इंजरी होने के बाद आपने डॉक्टर मनु बोरा से ऑपरेट करवाया, तो एसीएल के साथ और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स की सर्जरी की गई थी? तो उस टाइम पे डॉक्टर मनु सर ने मुझे बोला था कि आपकी एमसीएल, एसीएल और एलईटी की सर्जरी होएगी। एलईटी के बारे में पहले आपने सुना था, पता था एलईटी क्यों किया जा रहा है? नहीं, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, कि पहले जब मेरी सर्जरी हुई थी उस टाइम पे कुछ भी नहीं बताया गया था कि एलईटी क्या होती है। एलईटी लेटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेनोडोसिस, ये परफॉर्म किया जाता है जनरली। अभी ऐसा हो गया है कि अभी बहुत सारे स्टडीज़ के मुताबिक बताया गया है कि एसीएल सर्जरी के फर्स्ट टाइम में अगर आपका एसीएल सर्जरी हो रहा है तो एलईटी साथ ही साथ किया जाता है, जो कि स्टेबिलिटी अच्छी देता है, री इंजरी होने के चांसेस कम होता है एलईटी प्रोसीजर अगर एसीएल के साथ किया जा रहा है, और साथ ही साथ फास्टर रिकवरी देता है रिटर्न टू स्पोर्ट्स जाने के लिए। कई जगह ऐसे होता है, क्योंकि अभी ये नई स्टडीज आई हैं एलईटी एसीएल सर्जरी के बाद। पहले एलईटी किया जाता था जब रिवीजन सर्जरी होता था ग्राफ्ट फेलियर के बाद। एक बार आपका सर्जरी फेल हो गया या 2 बार रिवीजन, फर्स्ट या सेकेंड रिवीजन सर्जरी की जा रही है, तो एलईटी प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता था, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड री इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते थे इस प्रोसीजर के बाद। जी मैम, मनु सर ने भी मुझे यही सब बताया था कि एलईटी के बाद आपकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है, इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला था कि एलईटी भी आपका साथ में किया। बार बार एसीएल टियर होने की वजह से जो रोटेशनल मूवमेंट होता है, आपका एसीएल का काम है नी को आगे जाने से, भागने से बचाने के लिए, बट बार बार इंजरी हो रहा है तो रोटेशनल जो आपका कंट्रोल होता है वो भी कहीं ना कहीं खो जाता है रिपीटेटिव इंजरी होने के बाद। तो जो रोटेशनल कंट्रोल प्रोवाइड करता है एलईटी का, ऐसा काम होता है। तो इन सब सर्जरी के बाद मैं रिहैब के लिए आया, मनु सर की टीम के पास आया। थ्रेड फिजियो सेंटर से आपका रिहैब चालू हुआ। मनु सर ने बोला, सर्जरी के कितने दिन बाद आपकी एक्सरसाइजेस चालू हो गई? मेरी सर्जरी के 2 ही दिन बाद ही रिहैब स्टार्ट हो गया था, यानी कि नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट हो गया था मेरा रिहैब। और तो फिर जब मैं हॉस्पिटल में था तो मनु सर की टीम की जो फिजियो टीम है उनमें से मुझे देखने के लिए आए थे, वो एक्सरसाइज बताने के लिए आए थे वहाँ पे। तो मेरा रिहैब तभी स्टार्ट हो गया था, सर्जरी के अगले दिन ही रिहैब स्टार्ट हो गया था मेरा। तो उसके कंटिन्यू फिर मैं रिहैब मेरा कंटिन्यू चली। डिस्कम्फर्ट कैसा था? नी बेंडिंग कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे? तो जब मेरी सर्जरी हुई उसके बाद जो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस थी उसकी वजह से पेन भी कम था, और बेंडिंग और स्ट्रेट जो था मेरा वो जल्दी हो चुका था। जो उनकी फिजियो टीम, मनु सर की फिजियो टीम थी, उन्होंने जल्दी बेंडिंग और स्ट्रेट मेरा करवा दिया था, जिससे मुझे ज़्यादा पेन भी नहीं हुआ था। तो चमन जी, सर्जरी आपकी हो गई, फिर रिहैब कैसे चालू हुआ, किस तरीके से मैनेज किया? क्योंकि आप रोहतक में रहते हैं, हमारा सेंटर यहाँ पे गुरुग्राम में है, तो कैसे रिहैब आपका कंटिन्यू रहा? कैसे ऑनलाइन लिया, ऑफलाइन लिया, किस तरीके से मैनेज किया? रिहैब की जर्नी कैसी रही आप? मैं पहले
जो सोना में मेरा क्लब है, एक फुटबॉल भाईचंद भूटिया फुटबॉल स्कूल है, वहाँ से मैं ट्रैवल करता था आने जाने का, मतलब सब क्लब वाले मतलब यहाँ पे लेके आते थे वीक में एक बार। मैम ने बोला था कि वीक में एक बार आओ, हम आपको एक वीक की गाइडेंस देंगे जो आप घर पे आपको जिम में जो करनी है। तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बेंडिंग की, वो जो स्ट्रेट की थी वो अच्छे से कराई, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो रेंज ऑफ मोशन की थी उन्होंने सभी मुझे अच्छे से गाइडेंस दी कि किस टाइम पे कितना करना है, इस वीक में इतना बढ़ाना है, इस वीक में इतना करना है। जैसे मेरा रिहैब चल रहा था 2 महीने तक बिल्कुल अच्छा रिहैब चला। उसके बाद सडनली मुझे साइड नी के साइड में इन्फेक्शन स्टार्ट होने लग गया, लाइक जैसे पिंपल निकलने लगे मेरे क्या सिम्टम आ रहे थे, क्या दिक्कत सिम्टम्स आ रहे थे कि जैसे पिंपल निकल रहे थे, उनमें से पस निकल रहा था, बट लिगामेंट में नहीं था मेरे। वो मैंने जो लिगामेंट था उससे थोड़ी सी ऊपर था, जहाँ पे मुझे कट लगे थे, जो सर्जरी के टाइम पे कट लगे थे, उनमें से कोई इन्फेक्शन नहीं था, उनसे ऊपर हो रहा था जो भी हो रहा था मेरे। तो फिर मैंने सडनली सर को दिखाया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है कि ये पिंपल्स निकल रहे हैं, और जो पिंपल्स का सर्कल्स था वो बढ़ता जा रहा था, लाइक लिगामेंट की तरफ आ रहा था। उस टाइम पे मैं बहुत घबरा गया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर सर ने बोला कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा सा हो जाता है, कई बार इन्फेक्शन आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ मेडिसिन चलाई, एंटीबायोटिक चालू किया आपका? उन्होंने एंटीबायोटिक्स स्टार्ट की मेरी। फिर उनसे कुछ ज़्यादा आराम नहीं हुआ, जैसे कुछ कम हुआ, बट फिर वो फिर से बढ़ने लग गया। एंटीबायोटिक्स खाता था तब तक ठीक रहता था, उसके बाद मेरा फिर से स्टार्ट होने लग जाता था जब बंद करते थे, क्योंकि सर ने बोला था कि ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलानी है मेडिसिन। तो बंद करता था तो फिर वो फिर से स्टार्ट हो गया। तो सर ने बोला कि हमें इसका जो ये एंटीबायोटिक की मेडिसिन से इनको बंद करके आपकी एक सर्जरी की तरफ लेके चलना पड़ेगा इसको, ताकि ये इन्फेक्शन ज़्यादा ना बढ़े, लिगामेंट की तरफ ना जाए। तो फिर से मैं घबरा गया था कि दोबारा से सर्जरी है। फिर सर ने बोला कि सर्जरी नहीं, लाइक घुटने की सफाई करनी पड़ेगी, आर्थ्रोस्कोपिकली डिब्राइडमेंट, मतलब जो इन्फेक्शन पैदा हो रहा है उसकी सफाई करनी पड़ेगी। आई थिंक डिब्राइडमेंट सजेस्ट किया होगा आपको। हाँ, मुझको यही बोला गया था कि आपका जो इन्फेक्शन है इसको साफ करके इसको यहीं पे रोका जाएगा, ताकि क्लीन करना पड़ेगा ताकि आपका ये लिगामेंट तक ना जाए। साथ ही साथ एंटीबायोटिक चला होगा, आईवी, हाँ, इंजेक्शन लग रहे होंगे। तो उस टाइम पे मुझे इंजेक्शन भी लग रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बट एक टाइम पे आगे सर्जरी के बाद फिर वो बंद हो गया था। तो फिर उसके बाद फिर से मुझे एक बार फिर निकल आया था। तो उस टाइम पे निकलने के बाद फिर मैं सर ने बोला कि आप बिल्कुल जैसे मैं रिहैब स्टार्ट करता था तो फिर से जैसे एग्रेसिव मूवमेंट चालू करते थे तो बार बार आपका वो जो फ्लूइड था वो वापस आने लगा। हाँ, वो फ्लूइड जैसे रिहैब स्टार्ट करता था 2 महीने के बाद, जैसे रिहैब स्टार्ट कर रहा था मैं, थोड़ा सा बंद हो रहा, मैं रिहैब स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर से निकल रहा। तो उस टाइम पे मैं घबरा गया। तो फिर सर ने बोला कि आप फिजियो सर जो फिजियो मैम है उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप अभी थोड़ा सा रेस्ट करो। मैंने लाइक 2 महीने का रेस्ट किया, और कुछ जो सर ने मुझे मेडिसिन बताई थी मैंने वो फॉलो की, और जो उन्होंने कहा था कि ये मेडिसिन एंटीबायोटिक की है, ये लेनी है आपको कि ताकि ये इन्फेक्शन रुक जाए यहाँ पे। तो मैंने वो मेडिसिन स्टार्ट की। तो उस मेडिसिन से मेरा 2 महीने का रेस्ट, 3 महीने का रेस्ट पे चला गया था मैं। तो 3 महीने तक एक्सरसाइजेस वगैरह बंद कर दिया? बिल्कुल फुल रेस्ट पे थे आप? हाँ, मैं फुल रेस्ट पे था। तो उस टाइम पे फिर मेरी रेंज ऑफ मोशंस थी वो फिर से रुक गई थी जितनी थी, क्योंकि मैं जो भी एक्सरसाइज कर रहा था कि उसकी वजह से वो जो इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा था वो बार बार जो निकल रहा था, उसकी वजह से फिर वो मैम ने कहा कि आप फिजियो मैम ने बोला कि आप बिल्कुल रेस्ट करो। सर ने बोला कि आप रेस्ट करो, अभी कुछ मत करो ताकि ये इन्फेक्शन ज़्यादा ना बढ़े। तो फिर मैंने वो जो सर के फॉलो किए कि मैंने रेस्ट किया और मेडिसिन जो थी वो सभी स्टार्ट की। उसके बाद मेरे 2 महीने के बाद बंद हो गया सब जो इन्फेक्शन था। वापस से टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराया, सारे सीबीसी, सारे ब्लड काउंट, सारे टेस्ट कराया? हाँ। कैसा रहा रिपोर्ट? अमन सर ने फिर से बोला कि आप एक बार ये टेस्ट करवाओ। उन्होंने जो टेस्ट, हाँ, ब्लड टेस्ट बोले थे जो थे मेरे, और MRI थी, उन्होंने MRI के लिए बोला, और अल्ट्रासाउंड था जो भी था, उन्होंने सभी टेस्ट के लिए बोला। और उसके बाद जो टेस्ट थी वे सब नॉर्मल आई, सारे टेस्ट नॉर्मल है। देयर वाज नो इन्फेक्शन। फिर उसमें सब कुछ भी इन्फेक्शन नहीं था, फिर मेरा सब ठीक हो गया था। उसके बाद फिर से मेरा कंटिन्यू रिहैब स्टार्ट हुआ। फिर इन्फेक्शन की वजह से जो आपका रेस्ट था 3 महीने का, उसके बाद आपने वापस से ज्वाइन किया हमारा सेंटर थ्रेड्स फिजियो, और हमने आपका रिहैब चालू किया। तो अभी कैसा फील कर रहे हो, और कितने महीने एक्सरसाइज करी 3 महीने के रेस्ट के बाद? कैसी रिकवरी है अभी आपकी? 3 महीने के बाद जब मुझे फिजियो टीम ने जो कांटेक्ट किया मेरे साथ, बोले कि आपका जो भी है आप वापस आओ, अभी जो सेंटर पे वापस आओ और हमें चेक करवाओ कि क्या चल रहा है आपका। तो मैं सेंटर पे आया तो उन्होंने चेक किया कि जो मेरी रेंज ऑफ मोशन है वो भी रुकी हुई थी। जैसे सडनली मुझे इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से रुक गई थी। रेंज का फ्लेक्शन भी रिस्ट्रिक्टेड था। हाँ, सब कुछ रुक गया था, तो उसकी वजह से मेरा रेंज ऑफ मोशन जितना भी था वो सब रुका हुआ था, और जो रिहैब था वो भी रुका हुआ था। फिर मैम आस्था मैम ने कहा कि मुझे कि आपका रिहैब दोबारा से स्टार्ट होगा। बट अभी आपको एडवाइस किया गया कि आप वंस अ वीक आने की बजाय पूरे 7 दिन आइए, एक्सरसाइज कीजिए। हाँ, फिर क्योंकि मैं रेस्ट काफी ज्यादा हो गया था आपका।
क्योंकि मेरा ज़्यादा काफ़ी रेस्ट हो गया था, तो फिर मैम ने बोला कि आप कंटिन्यू करो, तो फिर मैंने यहीं पे रूम लिया, गुड़गांव में ही रूम लिया, तो मैं अभी कंटिन्यू आता हूँ यहाँ पे। कितना टाइम हो गया आपको कंटिन्यू यहाँ पे रिहैब करते हुए? अभी मुझे 2 महीने हो गया कंटिन्यू आते हुए यहाँ पे। कंप्लीट 2 मंथ? हाँ, कंप्लीट 2 मंथ हो 2 गए। महीने में जहाँ आपकी सारी एक्सरसाइजेस बंद थी, नो बेंडिंग नो एक्सटेंशन, 2 महीने में अभी रिकवरी कहाँ तक है? अभी मेरी रिकवरी बहुत ज़्यादा कंटिन्यू आने से बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ी। जो है सुपरविजन में एक्सरसाइज करने का क्या फ़ायदा मिला आपको? मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, क्योंकि अभी मेरी जो रेंज ऑफ मोशन जितनी भी रुकी हुई थी, लाइक जैसे 110 थी, जितनी भी थी, उसके अभी मेरी कंप्लीट आ चुकी है, 170 तक कंप्लीट आ चुकी है, और जो स्टेट था वो भी कंप्लीट आ चुकी है, और स्ट्रेंथ की जो मसल्स है मेरी सभी रिकवरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। बैक टू स्पोर्ट्स का भी मेरा रिहैब चल रहा है, जितना भी है, मतलब ऑलमोस्ट मुझे अभी फील होने लग गया है कि मैं दोबारा से कम बैक कर सकता हूँ। रिटर्न टू स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग चालू कर दी है, तो प्रैक्टिस चालू कर दिया है? हाँ, मैंने फील्ड पे भी, अभी मैम ने बोल दिया कि फील्ड की जो एक्सरसाइज है वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया, सब नॉर्मली हो रहा है मेरी फील्ड की जो भी एक्सरसाइज है, और जो या पे सेंटर पे जो मैं रिहैब कर रहा हूँ वो उस पर भी मेरी रिकवरी इतनी फास्ट हो चुकी है कि मैं बता नहीं सकता अभी जितनी। प्लायोमेट्रिक्स, एजिलिटी, रनिंग कितनी स्पीड में कर पा रहे हो? रनिंग जो भी मेरा बैक टू स्पोर्ट्स का जो रिहैब होता है, वो जो एक प्रोटोकॉल, एक टाइमिंग होती है, वो सब मैचिंग हो रही है, जो एक नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन की जितनी होती है वो सब लाइक नॉर्मली जो टाइमिंग होती है उतनी आ रही है। कितनी स्पीड पे रनिंग कर पाते हो अभी? अभी लाइक 21 की स्पीड पे मैं रनिंग कर सकता हूँ ईजिली, ट्रेडमिल पर, ट्रेडमिल्स पे। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस और एजिलिटी ट्रेनिंग वगैरह कैसे चल रही है आपकी ड्रिल्स? बहुत अच्छी चल रही है। जैसे सडनली टर्निंग का, अभी जो पहले मुझे डर रहता था कि मुझे एकदम सडनली टर्निंग नहीं करनी है, डर रहता था कि सडनली पैर मुड़ जाएगा, अभी वो सब मैं बिल्कुल ईजिली कर पा रहा हूँ। जैसे जंपिंग हो गया, ग्राउंड में प्रैक्टिस चालू किया? हाँ, ग्राउंड प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दिया मैंने, जैसे पासिंग हो गया, रनिंग हो गया, बॉल के साथ ड्रिबल हो गया, जगलिंग, सब नॉर्मली कर रहा हूँ मैं अभी, बिना किसी डर के कर रहा हूँ। लाइक कोई डर नहीं है मुझे कि जैसे मैं पहले था, जैसे मैं पहले फील करता था बिल्कुल वैसे ही फील कर रहा हूँ नॉर्मली। जैसे मैं मुझे इंजरी होने से पहले जैसे मुझे फील होता था, मैं बिल्कुल वैसे ही फील करने लगा हूँ अभी। तो चमन जी, ये तो रही आपकी स्टोरी। अभी कुछ और भी दर्शक है या एथलीट है जिनकी ACL की सर्जरी हो गई है या इंजरी हुई है, तो आप उनको क्या सजेस्ट देना चाहोगे? इंजरी हुई है तो किन चीज़ों का ध्यान दें, सर्जरी करवाएं या ना करवाएं, या सर्जरी हो चुकी है उसके बाद अभी क्या करना है? एज अ एथलीट, एज अ पर्सन, आप क्या एडवाइस करोगे? इफ द पर्सन इज एथलेटिक भी है या नहीं भी है, सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है, फिर भी उसकी ACL सर्जरी हुई है किसी भी चोट के बाद, किसी भी इंजरी के बाद, तो उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी ऐसा इंजरी हो, लाइक नी से किसी भी जैसे लिगामेंट की या कुछ भी इंजरी हो, तो मतलब उसमें दोबारा से इंजरी के चांसेस ना हो, तो आप एक बार किसी अच्छे फिजियो और अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। ACL एक्सपर्ट है, जो स्पोर्ट्स के जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके पास ही जाए, और जो भी आपको अच्छा लगे उनके पास जाए, तो उनसे आप गाइड ले कि हमें क्या करना चाहिए आगे। तो जल्दी ना करें। ACL इंजरी होती है और आप एक प्लेयर हो तो अच्छे फिजियो को फॉलो ज़रूर करें, जो आपको अच्छे गाइड कर सके। जैसे मैंने स्टार्टिंग में गलती की थी कि मैंने एक अच्छा फिजियो नहीं फॉलो किया, जिसकी वजह से मुझे दोबारा इंजरी हो गई थी। तो आप ये गलती ना करें और एक अपना अच्छा फिजियो ले और अच्छा डॉक्टर ले। मेन डॉक्टर और फिजियो दोनों बहुत मैटर करते हैं आपके लिए। थ्रेड फिजियो को फॉलो किया है, उन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया है बैक टू स्पोर्ट्स के लिए। जो मेरा एक प्लान होता है वो उन्होंने मुझे गाइड किया, आपको ये प्रोटोकॉल करना है, इतने टाइमिंग पे करना है। तो ये सब बहुत मैटर करता है कि आप एक अच्छे फिजियो के साथ करते हो, तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए। आप आए और विजिट करें। थैंक यू सो मच चमन फॉर योर टाइम। सो ये रही हमारी चमन, जो एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, जो एक फुटबॉल प्लेयर है इन इंडिया अंडर 19। उनकी स्टोरी ACL इंजरी और ACL सर्जरी से पहले और ACL सर्जरी के बाद। रिहैब सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपने सर्जरी करा ली और आपकी रिकवरी आ गई। सो हमने सबसे पहले इनकी स्टोरी प्रेजेंट करी ताकि आपको समझ में आए ऐसा कुछ उतार चढ़ाव ACL सर्जरी के बाद आपके साथ भी आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी फील्ड हो, कोई भी सर्जरी हो, सारी चीजें स्मूथ नहीं होती हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बट एट द एंड मैटर करता है रिजल्ट एंड रिकवरी। सो ये रही चमन जी की रिकवरी। ऐसे अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, कोई और भी इंजरी है, शोल्डर, एंकल, ऐसे पेशेंट्स का पॉडकास्ट आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे बियॉन्ड द ब्रेस पे जरूर कमेंट करें, हमारे इस सीरीज पे कमेंट करें, वीडियोस पे कमेंट करें, और हम वो पॉडकास्ट लेकर आएंगे एवरी सैटरडे 6 PM। थैंक यू सो मच।